रिवाइज किया आप सबने? अब शांत हो जाओ, बताओ एग्रीमेंट क्या होता है? लिखा है ऑफर प्लस का माइनस नहीं है, वो प्लस है, माइनस कंसिडरेशन। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन, और इसमें और एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ ऐड कर दे तो कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं? ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और साथ के साथ क्या होना चाहिए बताओ? एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ होनी चाहिए। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एनफोर्सेबिलिटी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए साथ में? ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। वो एसेंशियल एलिमेंट्स हमने कौन से सेक्शन में पढ़े थे? सेक्शन नंबर 10 में पढ़े थे। कुछ याद है? नहीं है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पहले तो वैलिड होता है, बट किसी अनफोर्सीन कंडीशन की वजह से, हैपनिंग की वजह से वो वॉइड हो जाता है। बता दो फिर वॉइडेबल क्या होता है? हाँ क्या आप बताओ? पता है लॉ में पिछले बैच में क्या हुआ था? एक बच्चा सारे सब्जेक्ट्स में पास था, और सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे नंबर। लॉ में पता उसके कितने आए थे? 39, और उसका ग्रुप रह गया। एक नंबर से, बस एक नंबर से, वो भी लॉ में नहीं, सब्जेक्टिव इको होता है। तो लॉ अच्छे से पढ़ना है, लॉ में ही बच्चे रहते हैं, मतलब रुक जाते हैं, अटक जाते हैं। लॉ में मैंने पिछला बैच ही तो पढ़ाया था, उसमें इवनिंग बैच होता था वो, उसमें ऐसे उतने ज़्यादा बच्चे नहीं थे, उसमें आई थिंक 55-57 ऐसे कुछ थे। तो मतलब उसके वो इंटेलिजेंट था जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है? उसके मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स थे, अकाउंट्स में बहुत अच्छे मार्क्स थे, तीनों सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स थे, बस बेचारा लॉ में 39 पे रुक गया। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? हाँ, ये ब्राउन शुगर वाला, ठीक है। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें वो टेक्निकल चीजें सामने से टेक्निकल डिफेक्ट जो अंडरलाइन है ना बड़ा देख के बोलिए। अब बस देख के बोल रहे हो। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में हम एक्सप्रेस करते हैं वर्ड्स के थ्रू और राइटिंग, इम्प्लाइड के थ्रू हम एक्शन में। एग्जाम्पल था वो पुली वाला। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट होते ही नहीं है, जिसमें हमने लॉज गुड जो उसको ला करके दे दिए थे, वो वाला एग्जाम्पल, ठीक है? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है कौन सा? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। हाँ बट वो तो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, मतलब दो पार्टीज, ये इट इज़ नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे कोई रियल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। ई कॉन्ट्रैक्ट ईमेल के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट जो हो चुका है, एग्जीक्यूटरी जो अभी फ्यूचर में होगा। ऑप्शन ऑफ वन पार्टी हुआ है और दूसरे पार्टी की तरफ से नहीं हुआ, तो फिर वो होता है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। दोनों की तरफ से होना बाकी है तो वो होता है बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। फिर प्रपोजल, इसमें भी हमने क्या पढ़े थे? एसेंशियल ऑफ पॉइंट्स ऑफ टू बी अ प्रपोजल और ऑफर। फिर उसके बाद हम ऑफर वाला कंप्लीट करने वाले थे, अभी हुआ नहीं था। व्हाट इज़ इन्विटेशन ऑफ ऑफर? और ये जो डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन है, इसके अंदर हो क्या रहा था? ऑफर से मतलब पहले का एक स्टेप था क्या? इन्विटेशन टू ऑफर, है ना? जैसे इन द टर्म्स ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज ए of the act, an offer is an final expression of willingness by the offerer to be bound by the offer should the other party chooses to accept it.
तो यहाँ पर एज पर सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफर क्या है, अपनी विलिंगनेस, मतलब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं वो बता देना, अपनी विलिंगनेस बताना, विलिंगनेस बाय द ऑफरर टू बी बाउंड बाय द ऑफर, और फिर दूसरी पार्टी उसको क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ऑफर मेड विद द इंटेंशन टू नेगोशिएट और ऑफर्स टू रिसीव ऑफर आर नोन एज इन्विटेशन टू ऑफर, और अगर हमने इन्विटेशन टू ऑफर दिया है तो वहाँ पर हम मतलब वो एक कंप्लीट ऑफर नहीं दे रहे होते हैं, मतलब वहाँ पर नेगोशिएशन के भी चांसेस होते हैं, तो वो सब। Thus, where the party without expressing his final willingness proposes certain terms on which he is willing to negotiate, he does not make an offer। मतलब ऐसा कुछ कॉन्वर्जेशन किसी से करना जहाँ पर कि वो अभी विलिंग है, मतलब और नेगोशिएट कर सकता है, वो हमारा इन्विटेशन टू ऑफर है। फिर उसके बाद hence the only thing that is required is willingness of the offeree to abide by the terms of the offer। तो यहाँ पर जो दूसरी पार्टी है उसको अबाइड बाय, मतलब जो उसने कंडीशंस बताई है उसे अबाइड करना होगा। इन ऑर्डर टू असर्टेन वेदर द पर्टिकुलर स्टेटमेंट अमाउंट्स टू एन ऑफर टू एन और एन इन्विटेशन टू ऑफर, द टेस्ट वुड बी इंटेंशन विद द सच स्टेटमेंट इज मेड। तो हमें ये पता लगाने के लिए कि वो ऑफर है या इन्विटेशन टू ऑफर है, हमें स्टेटमेंट को समझना होगा। द मेयर स्टेटमेंट ऑफ द लोएस्ट प्राइस विच द वेंडर वुड सेल contains no implied contract to sell that price to the person making an inquiry। अगर हम सिर्फ हमारा एक स्टेटमेंट दे रहे हैं जिसमें हम हमारा बस एक लोएस्ट प्राइस बता रहे हैं, तो वहाँ पर हम ये नहीं बोल रहे कि हम इस प्राइस पे आपको सेल ही कर रहे हैं, मतलब वो एक ऑफर नहीं है, वो एक इन्विटेशन टू ऑफर है। इफ़ अ पर्सन हु मेक्स अ स्टेटमेंट विद द इंटेंशन टू बी बाउंड बाय इट एज सुन एज द अदर एक्सेप्ट्स ही इज़ मेकिंग एन ऑफर। और अगर मैं आपको एक पर्टिकुलर प्राइस बता करके फिर मैं आपको बताऊँ कि अच्छा ये इस इंटेंशन के साथ हम वर्क करेंगे और इस सिचुएशन के साथ हम बाउंड रहेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑफर हो जाएगा। Thus the intention to be bound is important factor to be considered in deciding whether the statement is offer or invitation to offer। तो हम इंटेंशन को देखते हैं, हम उस स्टेटमेंट को देखते हैं ये समझने के लिए कि वो ऑफर है या फिर इन्विटेशन टू ऑफर है। Following are the instances of invitation to offer to buy or sell, prospectus of a company to the public to subscribe its shares, display of goods for sale in a shop of window shop, फिर उसके बाद advertising auction sales and quotation of prices sent in reply to a query regarding the price। तो ये सब क्या है, हमारे इन्विटेशन टू ऑफर। यहाँ पर हम कोई प्राइस नहीं बता रहे हैं, यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग इंटेंशन नहीं बता रहे कि अभी हमें सेल करना ही है, यहाँ पर हम सिर्फ बता रहे हैं कि हम वो जो इनवाइट कर रहे हैं लोगों को उस ऑफ़र के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद ऑफ़र और इन्विटेशन टू ऑफर में क्या डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ द एक्ट ऑफ द ऑफर इज एन फाइनल एक्सप्रेशन। ये क्या होता है, फाइनल एक्सप्रेशन हो जाता है ऑफ विलिंगनेस बाय द ऑफरर टू बी बाउंड बाय द ऑफर शुड द अदर पार्टी चूजेस टू एक्सेप्ट इट। हम अपनी इंटेंशन बताते हैं, फाइनल एक्सप्रेशन बताते हैं, अदर पार्टी को बस उसको एक्सेप्ट करना होता है। इन्विटेशन टू ऑफर वेयर द पार्टी विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज फाइनल विलिंगनेस, यहाँ पे हम फाइनल विलिंगनेस नहीं बताते हैं, प्रोपोजेज सर्टेन टर्म्स, और यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगे होते हैं ऑन विच ही इज़ विलिंग टू नेगोशिएट, जिसमें हम प्राइजेस को नेगोशिएट भी कर सकते हैं। ही डज नॉट मेक एन ऑफर, वो ऑफर नहीं है बट ओनली इन्वाइट्स द अदर पार्टी टू मेक एन ऑफर ऑन दोज टर्म्स। तो क्या समझ में आया, ऑफ़र एक फाइनल एक्सप्रेशन होता है, लेकिन इन्विटेशन ऑफ ऑफ़र अभी फाइनल नहीं होता है, इसमें अभी नेगोशिएट करने के चांसेस होते हैं। हम बस हमारी विलिंगनेस बता रहे होते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट को सेल करना है, और फिर उसके बाद नेगोशिएशन के बाद जो डिसाइड होता है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ऑफर आता है। इफ़ अ पर्सन हु मेक्स द स्टेटमेंट हैज़ इंटेंशन टू बी बाउंड बाय इट सून एज द अदर एक्सेप्ट ही इज़ मेकिंग एन ऑफर, ठीक है। अब जैसे ही दूसरी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट करा तो दोनों पार्टी एक दूसरे के लिए क्या हो जाती है, बाउंड हो जाती है, ऑब्लाइज हो जाती है। इफ़ अ पर्सन हैज़ इंटेंशन ऑफ नेगोशिएशन ऑन टर्म्स, इट इज़ कॉल्ड इन्विटेशन टू ऑफर। एन ऑफर कैन नॉट बी एन एक्ट प्रीसीडेंट टू इन्विटेशन टू ऑफर, इन्विटेशन इज ऑलवेज एन एक्ट प्रीसीडेंट टू ऑफर। तो कभी भी ऑफर इन्विटेशन टू ऑफर के पहले कभी नहीं हो सकता, लेकिन हमेशा ऑफर से पहले क्या आता है, इन्विटेशन टू ऑफर आता है, ठीक है। क्लियर हो गया डिफरेंस, कोई डाउट नहीं है। आगे, ऑफर कैन बी मेड बाय एक्ट और एब्सटिनेंस, इसका मतलब क्या है बताओ, इन दोनों का मतलब क्या है।
हाँ लिखवाया था मैंने, कॉपी में लिखवाया था कुछ शायद, मेरे को बताया तो था इतना याद है, कॉपी में लिखवाया था नहीं लिखवाया था ये मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा ये एब्सटेंस मतलब कि हम किसी को बोलते हैं कि तुम ये मत करो। हाँ करेक्ट। एक होता है ऑफर देना कुछ करने के लिए, मैंने बताया था ना ऑफर नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो एक होता है एक्ट होता है कुछ करने के लिए ऑफर देना, और एब्सटिनेंस क्या होता है कुछ ना करने के लिए। जैसे कि वो वाला एग्जांपल लिया था बिजनेस वाला। उसकी आप बिजनेस मत खोलो अगर एक हाँ 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 वही सेम, कि अगर जैसे कि हम पार्टनरशिप में वर्क कर रहे हैं, 3 पार्टनर है और एक पार्टनर छोड़ के चला गया, तो फिर वो वाला पार्टनर को हम मना कर रहे हैं कि आप नेक्स्ट 3 इयर्स तक ये हमारा वाला बिजनेस को ओपन मत करना, और उसके लिए हम उसको अमाउंट पे कर रहे हैं, तो वो होता है नेगेटिव ऑफर। फिर अब यहाँ पर हम कुछ करने के लिए हम कैसे बोल सकते हैं, हम वर्ड्स के थ्रू बोल सकते हैं, वर्ड्स कैन बी रिटन और ओरल, और दूसरा क्या हो सकता है हम कंडक्ट से बोल सकते हैं, कंडक्ट मतलब वही इम्प्लाइड ऑफर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एक्सेप्टेंस, definition of acceptance in terms of section 2 clause B। ऑफर की डेफिनेशन कहाँ पर थी, सेक्शन 2 क्लॉज A में, और एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज B। इतना तो ध्यान में रह सकता है ना, मतलब ये लोग ये भी ऐसा नहीं है कि हमें हर जगह ही सेक्शन याद कर ले, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप लर्न रखोगे, आंसर्स में सेक्शन कोट करोगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा फ्रेम होगा, तो ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। लेकिन कभी भी ऐसा मत करना कि आपको सेक्शन में डाउट लग रहा है, आपको डाउट है कि ये सेक्शन है कि नहीं, और आपने सेक्शन गलत कोट करके आपने सही आंसर लिख दिया, ऐसा मत करना। अगर आपको 100% श्योरिटी है ना कि हाँ इसका यही सेक्शन है, सिर्फ तभी एग्ज़ाम में लिखना है। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है तो फिर कभी भी नहीं लिखना है, इस चीज़ का रिस्क तो लेना ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने आंसर पूरा ठीक लिखा, ठीक है, वर्ड्स वो पूरे करेक्ट थे, लेकिन आपने सेक्शन 2 की जगह सेक्शन 3 लिख दिया और फिर आपने करेक्ट आंसर लिख दिया, पूरा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, क्योंकि आप गलत सेक्शन बोल करके आप उसको कोड कर रहे हो ना, तो अगर यहाँ पर आप सेक्शन कोड नहीं करोगे वो चलेगा, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो सेक्शन कोड करना कब है, जब आपको पूरी श्योरिटी है कि इसका यही सेक्शन है, ठीक है। Definition of acceptance in terms of section 2 clause B of the act, the term acceptance is defined as follows: when a person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, proposal is said to be accepted. The proposal when accepted becomes a promise, ठीक है ना। तो जब कोई पर्सन क्या किसी को क्या मिलता है, प्रपोजल मिलता है, और फिर उस पर वो एसेंट देता है, मतलब अपना एग्री करता है, वो प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, और जैसे ही उस पर्सन ने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर वो क्या कहलाया जाएगा, प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, जैसे ही प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है, ठीक है। एनालिसिस ऑफ द अबव डेफिनेशन, when the person to whom proposal is made, for example if A offers to sell his car to B for 2 lakh, here the proposal is made to B। तो क्या हो रहा है, when a person to whom proposal is made, हम एक person को proposal दे रहे हैं, A offers to sell his car to B, A ने B को क्या ऑफर दिया, उसे अपनी कार सेल करने का ऑफर दिया for ₹2 lakh। The person to whom proposal is made, that is B in the above example, if he signifies his consent on that proposal, then we can say that B has signified his consent on the proposal made by A। और जैसे ही B ने भी yes करा, जैसे ही B ने अपनी assent दी, तो वैसे ही हम क्या बोलेंगे कि proposal is made by the A, मतलब वो complete हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद when B has signified his consent on that proposal, we can say that proposal has accepted, accepted proposal becomes promise। तो क्या हुआ, A ने B को ऑफर दिया, जब B ने एसेंट दे दिया, जब B ने एग्री कर लिया उस बात से, तो proposal has been accepted, ठीक है। और जैसे ही proposal एक्सेप्ट हो गया तो वो बन गया promise। Relationship between offer and acceptance, according to Sir William Anson, acceptance is to offer what a lighted match is to a train of gunpowder।
द इफेक्ट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज दैट व्हेन एक्सेप्टेंस ट्रिगर्स कैन नॉट बी रिकॉल्ड और अनडन, मतलब जैसे ही आपने एक्सेप्ट कर लिया ना, अब उस बात से आप पीछे नहीं हट सकते हो, ठीक है। व्हेन देयर इज अ चॉइस टू द पर्सन who had the train to remove it before the match is applied, it is effect means that the offer can be withdrawn just before it is accepted. क्या मतलब है? Acceptance is to offer what a lighted match is to the train of gunpowder. मतलब आप जैसे ही वो करने जा रहे, मतलब ट्रेन में वो लाइटेड मैच करने जा रहे थे, उसके पहले तक आप उस ट्रेन से उतर के जा सकते हो, लेकिन एक बार ट्रेन चल गई तो फिर आप उतर के नहीं जा सकते। ये है कहने का मतलब। तो अगर हम दोनों ने क्या करा, एक एक्सेप्टेंस में आ गए, एक वो प्रॉमिस हमने कर लिया, तो उसके बाद हम उस चीज़ को रिकॉल्ड या अनडन नहीं कर सकते, है ना, उस बात से पीछे नहीं हट सकते। लेकिन जब तक वो एक्सेप्ट नहीं किया था, उसके पहले तक हम उससे विड्रॉ कर सकते थे। एक्सेप्टेंस कन्वर्ट्स द ऑफर इनटू प्रॉमिस एंड देन इट इज़ टू लेट टू रिवोक इट। जैसे ही एक्सेप्टेंस ऑफर में कन्वर्ट हो गई, प्रॉमिस में कन्वर्ट हो गई, उसके बाद आप उससे पीछे नहीं हट सकते हो। दिस मीन्स एज सून एज द ट्रेन ऑफ गन पाउडर इज लाइटेड इट वुड एक्सप्लोड। ट्रेन ऑफ गन पाउडर ऑफर इन itself is inert, but it is a lighted match, the acceptance which causes the gunpowder to explode. The significance of this is an offer in itself cannot create any legal relationship, but it is acceptance by the offeree which creates a legal relationship. Once an offer is accepted, it becomes a promise. Once an offer is accepted, it becomes a promise and cannot be withdrawn or revoked. और उसके बाद you cannot withdraw. An offer remains an offer as long it is not accepted, but becomes a contract as soon as it's accepted. और जैसे ही accept किया तो फिर आप एक legal relationship में आ गए हो. You cannot revoke from that offer. Legal rules regarding valid acceptance. तो हमने सबसे पहले क्या देखे थे? Essential elements of a valid contract देखे थे। फिर उसके बाद हमने वो एलिमेंट्स किसके लिए पढ़े थे? ऑफ़र के लिए पढ़े थे। अब हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? एक वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है वो हम देख रहे हैं। एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन। आपको लोगों को एक कन्फ्यूजन क्रिएट तो नहीं हो रही है इन सब वर्ड्स में? समझ में आ रहे हैं? लेकिन क्या बोलते हैं, रिविजन और खुद से एक बार रीड करना इम्पॉर्टेंट है। एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू whom the offer is made. तो एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन बाय ओनली बाय द पर्सन टू whom ऑफर इज मेड। जैसे कि मैंने सुहान को ऑफर दिया, ठीक है, एक्सेप्टेंस वो नहीं करेगा, मतलब एक्सेप्टेंस आपको ही करनी है। ऐसा नहीं किसी को हम ऑफर दे रहे हैं और एक्सेप्ट कोई और कर रहा है। एक्सेप्ट भी वही करेगा जिसको ऑफर दिया जाएगा। In case of a specific offer, it can be accepted only by the person to whom it is made. और अगर मैं जैसे बोल रही हूँ कि मैंने सुहान को ऑफर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने स्पेसिफिक ऑफर दिया है, ये जनरल ऑफर नहीं है ना, है ना। तो अगर हम स्पेसिफिक ऑफर किसी एक पर्सन को देते हैं तो ऑफर को एक्सेप्ट भी वही पर्सन करता है और कोई नहीं कर सकता। ये वाला हमने केस किस में देखा? बोल्टन वर्सेस जोन्स में देखा, ठीक है। ये अच्छे से मतलब आपको याद रखनी है वाली केस स्टडी। फैक्ट ऑफ द केस क्या थे? बोल्टन बॉट अ बिजनेस फ्रॉम ब्रोकलहर्स्ट। ये क्या है, कौन है? बोल्टन। बोल्टन ने बिजनेस खरीदा, इसने बाय कर लिया किससे? ब्रोक से, ब्रोकलहर्स्ट से, ठीक है। इसने इसका बिजनेस क्या करा है? खरीद लिया है, बाय कर लिया। जोन्स हु वॉज ब्रोकलहर्स्ट क्रेडिटर। अब इसका कोई एक क्रेडिटर था और उसका नाम क्या था? जोन्स, ठीक है। बिजनेस कौन चला रहा था सबसे पहले? ब्रोक। फिर ब्रोक का बिजनेस किसने खरीद लिया? बोल्टन ने खरीद लिया। और जब ब्रोक बिजनेस चला रहा था ना, उस टाइम पे उसका एक क्रेडिटर था, कौन था? जोन्स, ठीक है। जोन्स हु वॉज ब्रोकलहर्स्ट क्रेडिटर प्लेस्ड एन ऑर्डर विद ब्रोकलहर्स्ट फॉर द सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स। अब ये जो इन दोनों के बीच जो सिचुएशन क्रिएट हुई, जो इसने अपना बिजनेस सेल करा, ये इसके बारे में ये अवेयर नहीं था, ठीक है। इसने क्या करा? बोल्टन कहाँ गया? हाँ, इसने क्या करा? जोन्स ने प्लेस एन ऑर्डर विद ब्रोक फॉर द सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स। इसने इससे क्या करा कि आप मेरे को गुड्स सप्लाई करने के लिए इसने बोला, किससे बोला? ब्रोक से बोला।
बोल्टन सप्लाइड द गुड्स इवन दो द ऑर्डर वॉज नॉट इन हिज नेम। और इसने किससे बोला जा करके, ब्रोक से बोला, लेकिन गुड सप्लाई किसने कर दिए, इसने कर दिए, है ना, क्योंकि इसने इसका बिजनेस खरीद लिया था, इसके बारे में ये अनअवेयर था और इसने इसको बोला कि मेरे को गुड्स चाहिए, तो इसने क्या करा, इसने अपने आप से इसको गुड्स सप्लाई कर दिए, बल्कि इसके नाम पर वो हुआ भी नहीं था कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब जोन्स रिफ्यूज टू पे, अब जोन्स ने मना कर दिया, मैं आपको वैसे नहीं दूंगा। ठीक है, बोल्टन फॉर द गुड्स बिकॉज बाय एंटरिंग into the contract with Brocklehurst he intended to set off his debt against Brock। तो ये क्या चाह रहा था कि मैं अपने डेट्स को यहाँ पर क्या कर दूँ, ख़त्म करूँ, क्लियर करूँ, और इसने इसको गुड्स सप्लाई कर दिए और फिर इसने क्या बोल दिया कि मेरी इंटेंशन तो ये थी, अब मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। ठीक है, held as the offer was made to Bolton, therefore there is no contract between Bolton and Jones। ठीक है, अब क्या होगा, बोल्टन बेचारा फंस गया क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ ऑफर, कुछ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ था ही नहीं, और ये फिर इसके लिए क्या एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ भी नहीं होगी, ये जा करके कोर्ट में बोल भी नहीं सकता, और इसने भी इसको पैसे नहीं दिए और इसने गुड्स को सप्लाई कर दिया। तो इस पूरी केस स्टडी से हमें ये समझ में आ रहा है ना कि जिसको हम ऑफर देंगे एक्सेप्ट भी वही करेगा, मतलब इसमें लायबल कौन होना चाहिए था, ब्रोक होना चाहिए था, लेकिन हो कौन गया, उसने खुद को समझ लिया बोल्टन ने कि मैंने तो इसका बिजनेस खरीद लिया, उसने खुद सप्लाई कर दिया, तो ऐसा बोल्टन ने फिर गलत करा। ठीक है, क्या आपको केस स्टडी समझ में आई? फिर ये केस स्टडी हमने किस चीज़ के लिए पढ़ी है, ये वाली केस स्टडी हमने एक स्पेसिफिक एक्सेप्टेंस के लिए पढ़ी है ना, और हमने जब हम ऑफर के वैलिड पॉइंट्स पढ़ रहे थे तब हमने, याद करो, ये वाली केस स्टडी पढ़ी थी, स्मोक बॉल वाली। हाँ 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 वही तो उसमें क्या हुआ था, जनरल ऑफर मतलब न्यूज़पेपर में दिया गया था, है ना, तो वो मतलब कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता था, तो अब उन्होंने कर लिया, तो फिर उन्होंने फिर बाद में उनसे, कंपनी से जो भी पेनल्टी कंपनसेशन था वो मांग लिया था। इन केस ऑफ अ जनरल ऑफर इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन हु हैज़ नॉलेज ऑफ द ऑफर। Point number 1 clear. Point number 2, acceptance must be absolute and unqualified. As per section 7 of the act, acceptance is valid only when it is absolute and unqualified and also expressed in some usual or reasonable manner, unless the proposal prescribes the manner in which it must be accepted. If the proposal prescribes the manner in which it must be accepted, then it must accepted accordingly. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। M ऑफर टू सेल हिज लैंड टू N। M ने ऑफर करा लैंड बेचने के लिए N को, कितने में, 280। फिर उसके बाद N रिप्लाइड परपोर्टिंग टू एक्सेप्ट द ऑफर बट एनक्लोज्ड अ चेक ऑफ 80 ओनली। ही प्रॉमिस टू पे बैलेंस बाय मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 50। देखो, मैंने सपोज आपको ऑफर दिया कि मेरे को एक लैंड सेल करना है और वो 1 लाख रुपीज़ का है। ठीक है, आपने सामने से काउंटर ऑफर दे दिया, मतलब क्या बोला कि मैं खरीद तो लूँगा लेकिन मैं उसमें से 50,000 रुपीज़ टेक में पे करूँगा और 50,000 रुपीज़ की 10,000 की इंस्टॉलमेंट्स बनाऊँगा। ठीक है, अब इट वॉज हेल्ड दैट N कुड नॉट एनफोर्स हिज एक्सेप्टेंस बिकॉज इट वॉज नॉट एन अनक्वालिफाइड वन। मतलब नॉट एन अनक्वालिफाइड वन मतलब इसके अंदर ना हम अपनी कंडीशंस जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर वही लिखा है, ये ऑफर, ये कैसा एक्सेप्टेंस हो गया, नॉट एन अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस हो गया। और यहाँ पर क्या बोला गया था, एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनक्वालिफाइड, मतलब कि यहाँ पर जो अपनी कंडीशंस है ना वो हमें नहीं जोड़नी है। अगर हम सिंपल, मैंने बोला 1 लाख, आपने एग्री कर लिया, ये एक अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस हो गई। ठीक है, अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ना होने का मतलब क्या है कि हमने और अलग से अपनी कोई कंडीशंस जोड़ दी, तो वो जो ओरिजिनल वाली ऑफ़र था ना वो नहीं माना जाता फिर। ठीक है, फिर सेकंड वाला माना जाता है, और फिर जिसने ऑफ़र दिया था उसके एंड पे भी वो हाँ बोल सकता है या ना बोल सकता है। मतलब समझ रहे हो, मैंने आपको बोला 1 लाख, आप 1 लाख पे एग्री नहीं करे, आपने अपनी कंडीशंस जोड़ दी, तो फिर अब मेरे एंड पे भी मैं उस डील से येस भी बोल सकती हूँ और ना नो भी बोल सकती हूँ। ठीक है, A offers to sell his house for 30 lakh
B replied that I can pay 24 lakh. The offer of A is rejected by B. अब यहाँ पर कंडीशन जोड़ने का मतलब क्या है कि उसने वो जो ओरिजिनल ऑफर था वो एक्सेप्ट ही नहीं किया, ठीक है. एज एक्सेप्टेंस इज नॉट क्वालिफाइड. नॉट क्वालिफाइड मतलब उसने अपनी कंडीशंस जोड़ दी कि उसने बोला था 30 लाख बट बी ने क्या रिप्लाई किया, आई कैन पे ओनली 24 लाख. B however changes his mind and is prepared to pay 30 लाख. अब थोड़े टाइम के बाद B ने अपना माइंड चेंज कर दिया और फिर उसने क्या बोला कि मैं 30 लाख पे खरीदने को रेडी हूँ. लेकिन उसने फर्स्ट टाइम पे उसे एग्री नहीं किया था. उसने आफ्टर सम डेज उसने अपना माइंड चेंज करके फिर वो उस वाली कंडीशन पे आया. तो यहाँ पर भी वो क्या है, उसको भी हम फिर से काउंटर ऑफर ही ट्रीट करेंगे और फिर A के ऊपर है वो एक्सेप्ट करे या ना करे. क्लियर हुआ? तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड का मतलब क्या समझ में आया कि मतलब एक जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो क्लियर होनी चाहिए और वो जो टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर और एक्स्ट्रा कोई कंडीशन नहीं जोड़नी है. तो अगर हमने कोई एक्स्ट्रा कंडीशन जोड़ दी, वो जो ओरिजिनल ऑफर है उसको हम मानते नहीं हैं, फिर उसके बाद वो जो सेकंड ऑफर है उसमें फिर दोनों पार्टी डिसाइड कर सकते हैं. मतलब दूसरी पार्टी ने तो दे दिया, मतलब जिसने स्टार्टिंग में भी ऑफर दिया था ना वो भी बोल सकता है कि मैं इसको ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ या नहीं करता हूँ, ठीक है. तो वही लिखा था यहाँ पर. पहले तो उसने मना कर दिया तो फिर वो जो ओरिजिनल ऑफर था वो रिजेक्ट हो गया इसका मतलब. अब बाद में अगर वो 30 लाख पे एग्री कर भी गया ना तभी भी A डिसाइड करेगा टू एक्सेप्ट इट और नॉट, जिसने स्टार्टिंग में ही ऑफर दिया था A ने, ठीक है. 51. A inquires from B, will you purchase my car for 2 lakhs? If B reply, I shall purchase your car for 2 lakh if you buy my motorcycle for 50,000. Again कंडीशन डाल दी यहाँ पर. तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट एन अनक्वालिफाइड ऑफर. हेयर B कैन नॉट कंसिडर टू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर. और हम क्या बोलेंगे कि ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्ट कर दिया गया है. यहाँ पर कंडीशन डालने का मतलब यही है कि हमने ओरिजिनल ऑफर को क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है. इफ ऑन द अदर हैंड B एग्रीज टू परचेज द कार from A as per his proposal subject to the availability of valid registration certificate book for the car, then acceptance in it is in place though the offer contain no mention of the RC book. This is because accepting valid title of the car is not a condition, therefore acceptance in this case is unconditional. If on the other hand B agrees to purchase the car A as per his proposal सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, मतलब कि अगर जो दूसरा था B एक्सेप्ट कर लेता वो जो अवेलेबिलिटी थी, मतलब जो वो प्राइस दे रहा था उसके ऊपर अगर वो डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेता तो उस केस में वो अनकंडीशनल हो जाता और फिर वो अनक्वालिफाइड बोलते हैं हम और फिर वो ओरिजिनल ऑफर ही ऑफर रहता, ठीक है. अब द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड. ऑब्वियसली हमें कम्युनिकेट तो करना है. सेम पॉइंट हमने एक ऑफर में भी पढ़ा था, वो याद है वो मैरिज वाला जो क्वेश्चन था कि हमें इंटेंशन तो बतानी है, हमें बताना तो है कि हम क्या चाहते हैं, है ना. कम्युनिकेशन होना इज इम्पॉर्टेंट. टू कंक्लूड अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन सम परसेप्टेबल फॉर्म. एनी कंडीशनल एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस विद वेरिंग टू डेविएंट कंडीशन इज नो एक्सेप्टेंस. यहाँ पर भी वही सेम बात लिख दी जो अभी अभी हम पढ़ के आए कि कोई कंडीशनल एक्सेप्टेंस को हम क्या बोलते हैं, नो एक्सेप्टेंस. कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू नो एक्सेप्टेंस. सच कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज काउंटर प्रपोजल. कंडीशनल एक्सेप्टेंस क्या होती है, एक काउंटर ऑफर देने के बराबर होती है. एंड हैज़ टू बी एक्सेप्टेड बाय द प्रपोजर इफ द ओरिजिनल प्रपोजल हैज़ टू बी मटीरियलाइज इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. Further, when the proposal is accepted, the offeree must have knowledge of offer made to him. If he does not have the knowledge, then there can be no acceptance. और अगर ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो एक्सेप्ट होने की नॉलेज भी तो दूसरे पर्सन को होनी चाहिए ना कि मेरा ऑफर एक्सेप्ट हो गया है. अगर वो नॉलेज ही हमें नहीं होगी तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, नो एक्सेप्टेंस. The acceptance must relate specifically to the offer made, then only it can materialize into a contract. जब acceptance properly हो जाती है सिर्फ तभी वो एक contract में convert हो सकता है. The above points will be clear from the following examples. Facts: B, a supplier, sent a draft agreement relating to supply of coal to the manager of railway company.
Metropolitan Railway for his acceptance. The manager wrote the word approved. मैनेजर ने वर्ड लिखा उस लेटर पे approved and put the draft agreement into the table. उसने उस पे एक्सेप्ट तो कर लिया, बट वो पेपर डाल दिया अपने ही ड्रॉअर में. अब जो दूसरी पार्टी थी उसको तो इस बात की नॉलेज ही नहीं मिली जब उसने अपने ही ड्रॉअर में रख लिया हो तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक्सेप्टेंस नहीं हुई है. ठीक है. ऑन intending to send it the company solicitors of a formal contract to be drawn up by an oversight, the draft agreement remained in drawer, held that there was no contract as the manager has not communicated his acceptance to the supplier B. ठीक है. Where an offer made by the intended offeree without his knowledge that the offer has been made cannot be deemed to an acceptance thereto. तो अगर हम ठीक ढंग से कम्युनिकेट नहीं करेंगे और अगर हमने कम्युनिकेट किया लेकिन हमने इस वे में नहीं किया कि सामने वाले को पता लग ही नहीं पाया, तो भी वो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि हमने ठीक से कम्युनिकेट नहीं किया है और इसका मतलब ये होगा कि हमने एक्सेप्ट भी नहीं किया है ऑफर को. A mere variation in language not involving any difference in substance would not make the acceptance ineffective. A proposed B to marry him. B informed A's sister that she is ready to marry him, but his sister did not inform A about the acceptance of proposal. There is no contract as acceptance was not communicated to A. ठीक है. तो यहाँ पर भी वही है कि properly communicate होना चाहिए. Acceptance must be in a prescribed mode. Where the mode of acceptance is prescribed in the proposal, it must be accepted in that manner only. मतलब कि अगर हम एक प्रेस्क्राइब मोड, अगर हम एक मोड डिसाइड कर रहे हैं कि इसी तरीके से आपको एक्सेप्टेंस को बताना है तो हमें उसी मोड को फॉलो करना होगा. But if the proposer does not insist on the proposal being accepted in the manner prescribed after it has been accepted otherwise, not in the prescribed manner, the proposal presumed to be consented to the acceptance. If the offer prescribes acceptance through messenger and offeree sends acceptance by email, there is no acceptance of the offer. समझ में आया? अगर हम प्रेस्क्राइब मोड बता रहे हैं तो हमें प्रेस्क्राइब मोड में एक्सेप्ट करना है ना. अगर हम किसी और तरीके से करेंगे तो फिर इसका मतलब वो एक्सेप्टेड नहीं माना जाएगा. हमें फॉलो करना होगा प्रेस्क्राइब मोड. यहाँ पर ऑफरी ने प्रेस्क्राइब करा था एक्सेप्टेंस थ्रू अ मैसेंजर, लेकिन उन्होंने ईमेल के थ्रू करा. देयर इज नो एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर. If the offerer informs the offeree that the acceptance is not according to the mode prescribed, but if the offeree fails to do so, it is presumed that he has accepted, but a valid contract will arise. Time. अच्छा, अगर जैसे कि सपोज एक टाइम पीरियड था आपके पास, उतने ही टाइम में आपको स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में आपको एक्सेप्ट करना चाहिए था, आपने नहीं किया तो फिर वो टाइम लिमिट खत्म हो जाएगा, एक्सेप्टेंस नहीं होगी. ठीक है. Acceptance must be given within a specified time limit if any, and if no time is stipulated, अगर कोई टाइम बताया ही नहीं गया तो फिर रीजनेबल टाइम. ठीक है. दो चीज़ें हैं. अगर हमें टाइम स्पेसिफाई किया गया तो हमें उस स्पेसिफाइड टाइम में एक्सेप्ट करना है. अगर हमारे पास कोई भी टाइम लिमिट नहीं दी गई तो हमें एक रीजनेबल टाइम में तो एक्सेप्ट करना है ना उसको. ठीक है. बिफोर द ऑफर लैप्सेस, व्हाट इज रीजनेबल टाइम इज nowhere defined. रीजनेबल टाइम को कहीं भी लॉ में डिफाइन नहीं किया है. दस वुड डिपेंड ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ अ पर्टिकुलर केस. तो ये इट विल डिपेंड ऑन द सिचुएशन ओनली. एग्जाम्पल नंबर 54. A offered to sell B 50 kgs of bananas at ₹500. B communicated the acceptance after 4 days. तो अब ये बनानास क्या हो गए, मतलब पेरिशेबल गुड है हमारा, खराब हो जाएंगे. Such not a valid contract as bananas being a perishable item could not stay for a period of a week. 4 days is not a reasonable time in this case. तो मतलब कोई रीजनेबल टाइम होने का कोई टाइम लिमिट है नहीं, लॉ ने कुछ प्रेस्क्राइब किया नहीं है, बट हम उसको गुड को देखते हुए और हम कंडीशंस को देखते हुए वो रीजनेबल टाइम को हम डिसाइड करेंगे. A offer B to sell his house at ₹20 lakh. B accepted the offer and communicated to A after 4 days. Held the contract is valid as 4 days can be considered a reasonable time in case of sale of house.
हाउस के केस में तो 4 दिन एक रीजनेबल टाइम पीरियड है, तो फिर हम उतने टाइम में हम उसको एक वैलिड मान लेंगे। मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। Acceptance of an offer cannot be implied from the silence of the offeree or his failure to answer unless the offeree in any previous conduct indicated that his silence is evidence of acceptance. तो silence रहना is not acceptance, ठीक है। हम जो हमने ऑफर दिया उसके लिए हमने ना येस बोला ना नो बोला, साइलेंस मीन्स इट इज़ नॉट एन एक्सेप्टेंस। हाँ, अगर किसी प्रीवियस कंडक्ट की वजह से वो साइलेंस एविडेंस है एक्सेप्टेंस का, तो उसको हम एक्सेप्टेंस मान लेंगे, ठीक है। केस लॉ हमारा फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले। एफ अंकल मतलब ये क्या बोलते हैं, फेल्ट हाउस ऑफर टू बाय हिज नेफ्यू हॉर्स फॉर 30 pounds saying if I hear no more about it I shall consider the horse mine at £30. The nephew did not reply F at all. तो मतलब कि उसने जो उसको वो दिया टू बाय द नेफ्यूज हॉर्स, उसने वो जो ऑफर दिया उसने कुछ नेफ्यू ने कुछ रिप्लाई ही नहीं किया। ही टोल्ड हिज ऑक्शनर बी कीप द पर्टिकुलर हॉर्स आउट ऑफ सेल ऑफ हिज फार्म स्टॉक एज ही इंटेंडेड टू रिजर्व इट फॉर हिज अंकल। बाय मिस्टेक द ऑक्शनर सोल्ड द हाउस। एफ sued him for conversion of his property. Held F could not succeed as his nephew had not communicated the acceptance to him. तो अगर किसी और को सेल कर भी दिया ना, तो भी यहाँ पर एक्सेप्टेंस तो मानी नहीं गई थी। ऑब्वियसली उसने ऑफर दिया था कि मेरे को हॉर्स खरीदना है, लेकिन उसके नेफ्यू ने कुछ बोला नहीं किया था, तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं हुई थी। अगर किसी और को ऑक्शन के थ्रू वो सेल कर भी दिया गया ऑक्शनर के द्वारा, तो तब भी यहाँ पर क्या होगा, कोई एक मतलब लीगैलिटी नहीं आएगी, मतलब कोर्ट में जाने वाली बात नहीं आएगी, क्योंकि उसने तो ऑलरेडी पहले ही साइलेंस वो था, उसने कुछ बोला नहीं था इस बारे में। एग्जाम्पल 56, ए सब्सक्राइब फॉर अ वीकली मैगजीन फॉर 1 year. Even after the expiry of his subscription, the magazine company continued to send him magazine for 5 years. अब मैंने किसी चीज़ का सब्सक्रिप्शन लिया था 1 साल के लिए, और तभी भी मुझे 5 साल तक वो चीज़ मिलती गई, डिलीवर होते गए, ठीक है। तो अब क्या मैं लायबल हूँ 5 साल के पैसे देने के लिए? हाँ, लेकिन हमने अगर वो गुड्स यूज़ कर लिए ना, एंड ऑल्सो ए कंटिन्यू टू यूज़ द गुड्स। देखो, पहली बात, अगर मेरे पास 1 साल से ज़्यादा वो मैगज़ीन आ रही थी ना, तो मेरे को डिनाई करना चाहिए था और मेरे को कंपनी से बात करनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन वो लोग भेजते गए और मैं यूज़ करती गई, और मैंने डिनाई भी नहीं किया, मैं तो साइलेंट रही, है ना। तो मैं साइलेंट रही, तो इसका मतलब मुझे बिल पे करने पड़ेंगे। तो मतलब कि सिर्फ एक साइड से नहीं है ये चीज़ भी, साइलेंट रहने वाली चीज़, ठीक है, दोनों साइड से है, ठीक है। तो मतलब कि अगर मैंने सब्सक्रिप्शन 1 year का लिया था और मेरे पास वो 1 year के बाद भी वो लोग गुड्स डिलीवर कर रहे हैं और मैं यूज़ करती जा रही हूँ और मैं साइलेंट हूँ, मेरे को बोलना चाहिए था ना, तो फिर मैंने नहीं बोला, तो फिर मेरे को बिल पे करना पड़ेगा, ठीक है। बट डिनाइड टू पे द बिल्स एंड ए वुड बी लायबल टू पे एज हिज कंटिन्यूड यूज ऑफ मैगजीन वॉज हिज एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, ठीक है। Acceptance by conduct, implied acceptance. Section 8 of the Act lays down that the performance of the conditions of the proposal or the acceptance of any consideration for a reciprocal promise which may be offered with the proposal constitutes an acceptance of the proposal. This section provides the acceptance of proposal by conduct as against other modes of acceptance, that is verbal or written communication. Therefore, when a person perform act intended by the proposer as consideration for the promise offered by him, performance of the act constitutes acceptance. When a tradesman receives an order from customer and executes the order by sending the goods, the customer order for goods constitutes the offer which has been accepted by the tradesman subsequently by sending the good. It is a case of acceptance by conduct, ठीक है। तो अगर मेरे पास ऑर्डर आया
और मैंने क्या करा, बस वो काम कर दिया, ठीक है। तो मतलब कंडक्ट तो हो गया यहाँ पर। तो ये इसका मतलब हम समझेंगे क्या कि दूसरी पार्टी ने ऑफर को क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। तो यहाँ पर कंडक्ट से या इम्प्लाइड से भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस हो सकती है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एक सेकेंड वेट करना। Communication of offer and acceptance. The importance of offer and acceptance in giving effect to a valid contract was explained in previous paragraphs. One important common requirement for both offer and acceptance is their effective communication. Effective and proper communication prevents avoidable revocation and misunderstanding between the parties. तो ये वाले पॉइंट्स हम वैसे भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक ऑफर के लिए, एक एक्सेप्टेंस के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, वो इसका मतलब ये होता है कि एक्सेप्ट नहीं किया गया, है ना। अभी हमने वैलिड एक्सेप्टेंस होने के लिए भी वो पॉइंट पढ़ा था। तो अगर हम इफेक्टिव और प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं तो फिर रिवोकेशन होने के चांस होते हैं, पार्टीज़ के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो हमारे पास प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, ऑफर का भी और दूसरी पार्टी से एक्सेप्टेंस का भी। व्हेन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आर फेस टू फेस देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज देयर इज इंस्टेंशियस communication of offer and acceptance. In such a case, the question of revocation does not arise since the offer and its acceptance are made instantly. ठीक है, चलो इसमें हम कुछ लिखते हैं, फिर रीड करेंगे। क्या एक ऑफ़र देना और उसका एक्सेप्टेंस होना हम थ्रू टेलीफोन कर सकते हैं, कॉल के थ्रू कर सकते हैं? तो पहला तो हमारे पास यही हो जाता है, क्या, टेलीफोनिक। इससे पहले ना एक लिख लेना, फेस टू फेस। उसके अंदर मैं कुछ लिख नहीं रही हूँ, ये दूसरा हो गया टेलीफोनिक। तो टेलीफोनिक भी किसके बराबर हो जाता है, फेस टू फेस के इक्वलेंट ही हो जाता है। एक्चुअली फेस टू फेस में कुछ है ही नहीं, हम आमने सामने बैठ कर बातें कर रहे हैं और आमने सामने मैंने ऑफर दिया, दूसरे ने एक्सेप्ट करा, यहाँ पर कुछ बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है ऐसा कुछ आएगा ही नहीं, है ना। दूसरा हम देख रहे हैं टेलीफोनिक कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज सिमिलर। देखा जाए तो टेलीफोनिक कॉन्ट्रैक्ट भी सिमिलर तो है फेस टू फेस कॉन्ट्रैक्ट के, हम डायरेक्टली एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन क्या, मतलब अलग क्या हो गया है, बस ये अलग हो गया है कि बस वो दोनों एक दूसरे के सामने प्रेजेंट नहीं है ना।
कंडीशंस, it must be properly audible, it must be properly heard. It must be properly understood. ठीक है, समझ में आ गया सब कुछ? ये एक पर्सन था दिल्ली में, ठीक है, इसने ऑफ़र दिया किसी एक पर्सन को जो था सपोज़ मुंबई में, ठीक है। इसने कैसे दिया? ऑफ़र बाय पोस्ट दिया। सपोज़ इसने ऑफ़र भेजा कब? 1 अप्रैल 2024 को, ठीक है। अब इसके नॉलेज में आया, केम टू द नॉलेज मुंबई वाले के
सपोज 10th ऑफ अप्रैल को, ठीक। फिर इसके बाद ये क्या देगा अपनी, इसने ऑफर दिया तो ये क्या देगा अपनी एक्सेप्टेंस देगा। तो इसने एक्सेप्टेंस दी, पोस्टिंग ऑफ एक्सेप्टेंस, सपोज कब दी, 15/4 को। फिर उसके बाद ये एक्सेप्टेंस इसके नॉलेज में आई, केम टू हिज नॉलेज, सपोज 25/4 को, ठीक है। तो ऐसे चल रहा है ये। अब इसके हम कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, मतलब हम कब क्या मानेंगे वो हम लिखेंगे, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले ही बना लो। आपको केस समझ में आ गया? ये बन गया क्या पूरा डायग्राम?
हाँ तो कर सकता है ना उससे पहले, 15 से पहले पहले 10 को 10th में तो 10th में accept कर लिया। उसने 10th में एक्सेप्ट कर लिया तो फिर वो पोस्ट से भेज दिया, लेकिन पोस्ट अभी उसको मिला नहीं है सामने वाले को, दिल्ली वाले को। हाँ तो उसने 11 को रिवोक कर लिया, 15 को उसके पास पहुंचता ही हमने तो कर लिया था वो फिर। आपने बोला 1 अप्रैल को उसने भेजा हाँ और 1 अप्रैल को ही उसने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं 10th को जब उसके पास पहुंचा था। 10th को ही उसने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ और उसने 11th पे रिवोक कर दिया क्योंकि उसके पास नहीं पहुंचा फिर 11 को किया 15 को किया ना, जब तक तो उसके पास गया ना पोस्ट पोस्ट तो 15 हाँ को नहीं जा जा रहा रहा है। है। हाँ जब उसने पोस्ट कराया तब तक तो उसको पता ही नहीं रहने वाला कि उसने पोस्ट कर दिया, हाँ, तो वो देख- बीच में रिवोक कर सकता है। हाँ तो वही देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, इफ़ द ऑफरर वांट्स टू रिवोक हिज ऑफर देन बिफोर विच डेट। तो अब अगर आप ये बोल रहे हो कि अगर उसने 10th को उसके पास मिला, उसको नॉलेज मिली और उसने 11th को क्या करा, एक्सेप्ट करा और फिर पोस्ट कर दिया, ठीक है, तो अब इसके पास टाइम लिमिट कितना रहेगा, सिर्फ 11 तक का टाइम लिमिट रहेगा फिर। मैं बोल रहा हूँ हाँ कि मुंबई वाले ने एक्सेप्ट करके 15 को भेज दिया, ठीक है, और लेकिन उस अब वो 15 के बीच में आप बोलते कि 15 तक ही वो रिवोक कर सकता है, लेकिन उसने जो 15 को भेज दिया वो दिल्ली वाले को पता थोड़ी कि उसने भेज दिया। हाँ तो वो तो 16 से 15 से 25 के बीच में पोस्ट ऑफिस कॉल में बोलते थे कि रिवोक कर दे, नहीं भेजना है। तो अच्छा आप ये बोल रहे हो कि इसके नॉलेज में नहीं आया 25 तक, तो इसके पास टाइम लिमिट 25 तक की होनी चाहिए, लेकिन एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भले उसको नहीं पता, लेकिन उसके पास टाइम लिमिट सिर्फ उतनी ही रहेगी जिस दिन वो अपनी एक्सेप्टेंस शो नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि दिल्ली के पास सिर्फ उतनी टाइम लिमिट रहेगी जब तक सामने वाला उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेता। अगर जिस दिन उसने एक्सेप्ट कर, हाँ अगर ऐसे जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट के टाइम में जैसे सोचे कि 30 दिन तक अगर उसका आंसर नहीं आता तो फिर मैं वो नहीं करूँगा। हाँ तो अगर उसने 1 को दिया और उसकी 15 को पोस्ट कर दिया, पर पोस्ट ऑफिस वालों से मिसप्लेस हो गया, फिर थोड़े टाइम बाद उन्होंने 30th के बाद या फिर उन्होंने नेक्स्ट मंथ भेजा, तो फिर वो ऑफर प्लेस से एक्सेप्ट पहले कर लिया था, तो फिर वो होगा नहीं। तो अब वो पोस्ट वालों ने, मतलब आप ये बोल रहे हो कि इसने तो भेज दिया पोस्ट, बट पोस्ट वालों से मिसप्लेस हो गया, या फिर उन्होंने कुछ दिन बाद भेजा डिले हो गया। तो यहाँ पर हम ये वाला जो टाइम लिमिट है ना, ये वाला जो टाइम लिमिट, इसमें तो इसको लेकर ही नहीं चल रहे हैं ना, हम तो सिर्फ यहाँ तक का टाइम लिमिट लेकर के चल रहे हैं। आपने बोला जैसे कि इससे पहले वाले जो पेज उसमें लिखा था कि एक सर्टेन टाइम लिमिट होती है जिसमें एक्सेप्ट करना होता है। हाँ हाँ तो अगर वो एक्सीड हो गई पोस्ट ऑफिस की गलती है तो वो एक्सीड, वो वाला, यहाँ पर हम वो वाला केस तो हम नहीं देख रहे हैं ना, कि जहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर एक टाइम लिमिट है कि उतने टाइम में ही एक्सेप्ट करना है या फिर हमें रिजेक्ट कर देना है, वो वाला केस डिफरेंट हो जाएगा, वो वाला केस नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक पर्टिकुलर एक केस दिया है जिसमें हम टाइम लिमिट, जहाँ तक उसने जो दूसरी पार्टी है जिसको एक्सेप्ट करना था, जिस दिन उसने एक्सेप्ट करा बस उतने टाइम लिमिट ही उसके पास रहेगा रिवोक करने के लिए, उसके बाद उसके पास वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो 2:30 तो
ठीक है। इफ़ एक्सेप्टर वांट्स टू रिवोक, अब इसने भले ही अपनी एक्सेप्टेंस भेज दी, लेकिन अब इसको क्या करना है, अब इसको ये रिवोक करना चाहता है, तो फिर वो कब तक रिवोक कर सकता है, जब तक दिल्ली वाले को पता नहीं लग रहा है, उसके पास नॉलेज नहीं आ रही है। हो गया, डन। अब ये पूरा रीड करते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफर, नहीं वो लिख लिया ना, हाँ यहाँ तक तो हमने रीड कर ही लिया था। आगे, द डिफ़िकल्टी अराइजेज व्हेन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आर एट अ डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर, दे यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन और ईमेल, ठीक है। इन सच केसेस इट इज़ मच रेलिवेंट फॉर अस टू नो द एग्जैक्ट टाइम व्हेन ऑफर और एक्सेप्टेंस इज मेड एंड कंप्लीट। तो अगर यहाँ पर डिफ़िकल्टी कब आती है, या तो फेस टू फेस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वहाँ पे तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, लेकिन अगर डिफ़िकल्टी कब आती है, जब दो अलग अलग प्लेसेस में होते हैं, जैसे अभी दिल्ली और मुंबई वाला देखा हमने, तो फिर हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे थ्रू पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन या फिर ईमेल। तो यहाँ पर हमारे पास डेट्स और एग्जैक्ट टाइम का पता होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 gives a lot of importance to time element in deciding when the offer and acceptance is complete. Communication of offer. In terms of section 4 of the act, the communication of offer is complete when it comes to the knowledge to the person to whom it is made. तो हमारे केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर इस ऑफ़र की कम्युनिकेशन कंप्लीट कब हो रही है, 10th of April को, है ना। क्या लिखा है यहाँ पर, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज टू हुम द पर्सन इट इज़ मेड। तो जैसे ही मुंबई वाले के नॉलेज में वो चीज़ आ जाएगी, उस दिन पे हमारी कम्युनिकेशन क्या होगी, कंप्लीट होगी। अब इसकी एक्सेप्टेंस किस दिन कंप्लीट होगी, 25th को कंप्लीट होगी, क्योंकि इस दिन दिल्ली के नॉलेज में आएगी ये बात, ठीक। एग्जाम्पल 58, where A makes a proposal to B by post to sell his house for 5 lakh, and if the letter containing the offer is posted on 10th of March, and if the letter reaches B on 12th of March, the offer is said to have communicated on 12th, जिस दिन उसके नॉलेज में आ रही है, when B received the letter। क्लियर हो गया केस। Thus, it can be summed up that when a proposal is made by post, its communication will be complete when letter containing the proposal reaches the person to whom it is made। सिमिलर केस बन गया, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में लिखा, मेयर रिसीविंग द लेटर इज नॉट सफिशिएंट, he must receive and read the message contained in the letter. He receives the letter on 12th March but he reads on 15th in case the offer communicated on 15th of March and not 12th of March। तो अगर हमारे सपोज क्वेश्चन में एक और चीज़ ऐड ऑन कर दी, यहाँ पर तो इस चीज़ के बारे में कुछ बोला नहीं था, तो हम क्या ही समझेंगे, 10th ही समझेंगे। लेकिन अगर ये और ऐड ऑन कर दिया कि सिर्फ उसके पास इस दिन लेटर पहुँच तो गया था, बट उसने रीड थोड़ा और 1-2 दिन के बाद किया, तो फिर हमारा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगा, उस डेट पर कंप्लीट होगा जिस दिन उसने उसको रीड कर लिया। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। हाँ, यहाँ तक रीड कर लिया था ना अभी। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। There are two issues for discussion and understanding. They are the modes of acceptance and when the acceptance is complete. Let us first consider the modes of acceptance. Section 3 of the Act prescribes in general terms two modes of acceptance by any act, by omission, intending thereby to communicate to the other or which it has the effect of communicating it to the other. तो अभी हमें पढ़ना है दो तरीके कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के, दो मेथड कौन कौन से, एक है कम्युनिकेशन बाय एक्ट और दूसरा है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन टू डू समथिंग। कम्युनिकेशन बाय एक्ट would include any expression of words whether oral or written
Written words include letters, telegrams, faxes, emails, or even advertisements. Oral words include telephone messages. Again, communication would include any conduct intended to communicate, like positive acts or signs, so that the other person understand what the person acting or making signs means to say or convey. तो कम्युनिकेशन बाय एक्ट का क्या मतलब है कि हम किसी एक्सप्रेशन के थ्रू हमारी कम्युनिकेशन को कर रहे हैं, है ना। कम्युनिकेशन के दो मेथड्स, पहला बाय एक्ट, दूसरा बाय ओमिशन। तो कम्युनिकेशन बाय एक्ट कैसे हो सकता है? बाय वर्ड्स हो सकता है, बाय ओरल हो सकता है। बाय रिटन में क्या क्या इंक्लूड होगा? लेटर्स, टेलीग्राम, फैक्सेस, ईमेल्स, ये सब इंक्लूड होगा। ओरल में टेलीफोन मैसेजेस इंक्लूड हो जाएंगे। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन टू डू समथिंग, such omission is conveyed by a conduct or by forbearance of the part of one person to convey his willingness or assent. However, silence would not be treated as communication by omission. For example, A offer 50,000 to B. If he does not arrive before the court of law as an evidence to the case, B does not arrive on the date of hearing. Here omission of doing act amounts to acceptance. तो ये सेम वही वाला एग्जाम्पल सेम हो गया जो हमने वो बिजनेस वाला एग्जाम्पल देखा था। तो ना करने के लिए भी ओमिशन, कुछ चीज़ ना होने के लिए भी वो उसके लिए भी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस होगा। कैसे? वो चीज़ वो काम ना करके, है ना। तो यहाँ पर अगर उसको 50,000 दिए गए थे फॉर नॉट अपियरिंग इन द कोर्ट और वो कोर्ट में नहीं आया, तो ये काम करते ही इसका मतलब क्या हुआ कि उसने एक्सेप्टेंस कर ली, ठीक है। हेयर द ओमिशन ऑफ डूइंग एक्ट टू द एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, फॉर इंस्टेंस डिलीवरी ऑफ गुड्स एट अ प्राइस बाय सेलर to a willing buyer will be understood as a communication by conduct to convey acceptance. For instance, delivery of goods at a price by seller to buyer will be understood as communication by conduct to convey acceptance. Similarly, one need not explain why one boards a public bus or drop a coin in a weighing machine. The first act is a conduct of acceptance against its communication to the offer by the public transport authority to carry any passenger. The second act is again a conduct of conveying acceptance by using weighing machine kept at a vending company as an offer to render that service of consideration. तो यहाँ पर हम एक्सेप्ट कैसे कर रहे हैं? ना ही हम वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, ना ही हम कोई ओमिशन कर रहे हैं, हम बस अपने कंडक्ट से ये बता रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस उस चीज़ की कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किसकी तरह हो गया? ये वाला हो गया एक इम्प्लाइड ऑफर की तरह हो गया। The other issue in communication of acceptance is about the effect of act or omission or conduct. These indirect efforts must result in effectively communicating its acceptance or non-acceptance. If it has no such effect, there is no communication regardless of which the acceptor thinks about the offer within himself. Thus, mere mental unilateral assent in one's own mind would not amount to communication. तो communication होने के लिए हमारे पास ये सब ज़रूरी है और हमें communicate करना important है। हम सिर्फ अपने ही mind में सोच लेंगे तो इसका मतलब communication नहीं होगा, ठीक है। Thus, where a resolution passed by a bank to sell a land to A remained uncommunicated to A, it would held that there is no communication. एक रेजोल्यूशन पास हुआ है एक लैंड को सेल करने के लिए A को, और A को बताया ही नहीं, बैंक ने बस अपने माइंड में रखी बात, तो फिर इसका मतलब क्या है? इट वुड अमाउंट टू नो कम्युनिकेशन एंड हेंस नो कॉन्ट्रैक्ट। लेट अस नाउ come to the issue of when communication of acceptance is complete. In terms of section 4 of the act, it is complete as against the proposer when it is put in the course of transmission to him so as to be ought to the power and acceptor to withdraw the same, as against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposer. तो यहाँ पर हम वही बात कर रहे हैं, वो जो जैसे अभी हमने डेट्स लिखे थे कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होगा?
एज अगेंस्ट द प्रोपोजर, मतलब कि जो ऑफर दे रहा है, व्हेन इट कम्स टू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज बी आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर टू विड्रॉ द सेम। जब किसके हैंड पे, यहाँ पर दिल्ली वाले के हैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके हैंड पे कब कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा, जब उसने वो क्या बोलते हैं, उसने जो ऑफ़र देना था वो ट्रांसमिट कर दिया है और उसकी पावर के उसके पावर से आउट ऑफ द पावर है। एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, मतलब जो मुंबई वाला था, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, मतलब कि जब हमने उसके नॉलेज में, मतलब हमने एक्सेप्ट करा था और फिर जब उसके पास वो चीज़ पहुंच गई थी तो फिर वो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया था, है ना। तो मतलब अगर हम हमारे केस में देखें तो ऑफर के हैंड पे इस दिन पे और मुंबई वाले के केस पे इस दिन पे, जब इसको नॉलेज मिली इस बात की और जब इसको नॉलेज मिली इस बात की। When a proposal is accepted by letter sent by the post, the communication of acceptance will be complete as against the proposer when the letter of acceptance is posted and against the acceptor when the letter reaches to the proposer, ठीक है। For instance, in the above example, if B accepts A's proposal and sends his acceptance by post on 14th, the communication of acceptance as against A is complete on 14th. That is, when the letter is posted as against B, acceptance will be complete when the letter reaches A. तो in the example, B ने accept करा A का proposal, send his acceptance by the post on 14, जो उसने 14 को भेजा था। Communication of acceptance as against A is complete on 14, तो A 14 को ही complete हुई। That is when the letter is posted as against B, acceptance complete होगी जिस दिन लेटर A के पास पहुंच जाएगा। तो मतलब A ने जब लेटर भेजा, जब सामने वाले के पास लेटर पहुंच जाएगा उस दिन पे उसके हैंड से कंप्लीट होगी, फिर जब B वापस से एक्सेप्टेंस भेजेगा और जब मेरे पास पहुंच जाएगा तो वो उस दिन कंप्लीट हो जाएगी। Here A's proposal will be bound by the B's acceptance even if the letter of acceptance is delayed in post or lost in transit, ठीक है। यहाँ पर हम तब भी वो B की एक्सेप्टेंस मानेंगे, भले ही मतलब हमने अपने एंड से तो भेज दिया ना, भले ही अब वो ट्रांजिट में खो गया। द गोल्डन रूल इज प्रपोजर बिकम्स बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट द मोमेंट एक्सेप्टर हैज़ पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। हाँ, जिस दिन उसने पोस्ट कर दिया मतलब उसके हैंड से पोस्ट हो गया, ठीक है, वहाँ पर हमारी तो ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो गई ना। बट इट इज़ नेसेसरी दैट लेटर इज़ करेक्टली एड्रेस, बट यहाँ पर नेसेसरी क्या है कि हमने लेटर करेक्टली एड्रेस किया है, एडिक्वेटली स्टैम्प है और ड्यूली पोस्टेड है, मतलब हमने सारे काम ठीक से करे और हमने पोस्ट कर दिया, तो मतलब हमारी अब कोई ड्यूटी नहीं है। अब उसके बाद अगर पोस्ट में कुछ गड़बड़ होती है तो वो हमारी ड्यूटी नहीं है। इन सच एन इवेंट द लॉस ऑफ द लेटर इन ट्रांजिट, रॉन्ग डिलीवरी, नॉन डिलीवरी विल नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। हाँ, कल इको नेक्स्ट वीक से कर लेना, ठीक है, ये कंप्लीट होने वाला है। However, from the viewpoint of acceptor, he will be bound by his acceptance only when the letter of acceptance has reached the proposer. So it is crucial in this case that the letter reaches the proposer. If there is no delivery of the letter, the acceptance could be treated as having to be completed from viewpoint of the proposer, but from the viewpoint of the acceptor. ये सब कुछ वही लिखा है जो हमने एग्जाम्पल में किया हुआ है, ठीक है। Acceptance over telephone or telex or fax. When the offer is made in instantaneous communication like telex, telephone, मतलब हम instant conversation कर रहे हैं, हम वही वाली जैसे equivalent to face वाली होती है। टेलीफोन, फैक्स, through email, the contract is only complete when acceptance is received by the offeree. The contract is made at a place where the acceptance is received. However, in case of call drops or disturbances, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। ये भी हमने पूरा उस केस में लिख लिया था, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल, ये पेज बस यहाँ तक कंप्लीट कर लो।
Communication of special conditions. Sometimes there are situations where there are contracts with special condition. These special conditions are conveyed tacitly, and the acceptance of these conditions are also conveyed by the offeree again tacitly or without even realizing it. For example, where a passenger undertakes a travel, the condition of travel are printed at the back of the tickets. Sometimes these special conditions are brought to the notice of the passenger, sometimes not. In the event, the passenger is treated to having accepted the special condition the moment he bought his ticket. तो अगर हमने टिकट खरीदी उसके पीछे कुछ कंडीशंस लिखी थी, भले ही हमें अलग से बोला गया उसको रीड करने के लिए नहीं बोला गया, लेकिन तब भी हम ये मानेंगे कि जब हमने टिकट खरीदी तो फिर हम ऐसे ही ट्रीट करेंगे कि हमने टर्म्स एंड कंडीशन को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है. When someone travels from one place to another by air, it could be seen that special conditions are printed at the back of the air ticket in small letters. Sometimes these conditions are found to have been displayed at the notice board of the airline office, where the passenger may have cared to read. The question here whether the conditions are to be considered to have been communicated by the airlines, and can passenger be treated as having accepted the condition. The question is in affirmative, so was held in this case where the plaintiff had travelled from Delhi to Kolkata by air and tickets bore conditions in fine print, but terms and conditions should be reasonable. तो अगर मैं आपको पूरा शॉर्ट में बताऊं तो क्या मतलब है इसका, कि अगर आपको कोई कंडीशन भले ही अलग से पढ़ने को नहीं बोली, लेकिन आप वो प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, वो टिकट आपने जैसे ही खरीदी, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने कंडीशन को फॉलो कर लिया है, ठीक है. लेकिन वो कंडीशन रीजनेबल होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि वो कंडीशन कुछ ही आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी लिख देंगे और फिर वो हमारे ऊपर वो हो जाएगी, एप्लीकेबल हो जाएगी. ऐसा नहीं होना चाहिए. जैसे कि सपोज़ यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये क्लॉथ वॉशिंग वाला, where the launderer gives his customer a receipt for clothes received for washing. The receipt carries special condition are to be treated as having duly communicated to the customer. Therein tacit acceptance of these condition is implied. ठीक है. जैसे कि सपोज क्या हुआ, एक कोई ड्राई क्लीनर है, वो क्लोथ्स लेता है और बदले में एक रिसीट देता है, और फिर उसने रिसीट दी, जो भी उसने कंडीशन लिखी थी, मतलब वो हमने मान ली. अब उस पे एक कंडीशन ये भी लिखी थी कि अगर आपके कपड़े हमसे खो गए तो आपको उसका 15% ही वापस मिलेगा सिर्फ, मतलब हम अमाउंट पे करेंगे उसके बदले में सिर्फ और सिर्फ 15%. तो ये अब उससे हम क्लोथ दिए गए थे सपोज रुपीज़ 10,000 रुपीज़ के, तो वो कितने रुपीज़ वापस करेगा, 1500 वापस करेगा. तो 50 रुपये, हाँ 1500 रुपये, 1500 रुपये वापस करेगा. तो अब ये क्या है, एक ही बहुत अनरीजनेबल सी कंडीशन है, तो ये रीजनेबल कंडीशन नहीं है. तो इस तरीके की कंडीशन को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं. तो मतलब अगर कंडीशन लिखी गई है तो वो एक्सेप्ट तो होगी, लेकिन वो जो कंडीशंस है वो रीजनेबल भी होनी चाहिए, साथ के साथ अनरीजनेबल कंडीशन कोई ऐसी नहीं होनी चाहिए. ठीक है. सेम ये यहाँ पर फैक्ट्स ऑफ द केस है और वही उसी के बारे में लिखा हुआ है. ठीक है. Standard forms of contract. It is well established that a standard form of contract may be enforced on another who is subjectively unaware of the contents of the document, provided the party wanting to enforce the contract has given a notice which, in the circumstances of the case, is sufficiently reasonable, but the acceptor will not incur any contractual obligation if the document is so printed or delivered by him in such a state that does not give reasonable notice on the face of it that contains certain special conditions. In connection, let us consider a converse situation. A transport carrier accepted goods for transport without any condition. Subsequently, he issued a circular to the owner of the goods limiting his liability for the goods. In such a case, since special conditions were not communicated prior to the date of contract, was not binding on the owner of the goods. अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट का मतलब क्या है कि जब आप किसी के साथ ऑफर में आए, उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, ऑफर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, और इस बीच में कोई भी काउंटर ऑफर
कुछ और स्पेशल कंडीशन कुछ भी नहीं रखी गई थी। तो अब इसका मतलब आप एक बार कॉन्ट्रैक्ट में आ गए तो उसके बाद आप कोई कंडीशन उस पर अप्लाई नहीं कर सकते हो, मतलब उसके बाद कोई एक्स्ट्रा कंडीशन हम नहीं लगा सकते। अगर आपको कंडीशन कुछ लगानी थी तो उसी टाइम पर आपको, जब तक वो आपने एक्सेप्ट नहीं किया था तभी आपको बोलनी चाहिए थी, उसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट वाला एग्जाम्पल दिया है, अगर ट्रांसपोर्ट ने मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया था, फिर एक्सेप्ट करने के बाद उसने एक सर्कुलर इशू करा कि क्या बोल करके, लिमिटिंग हिज लाइबिलिटी फॉर द गुड्स। तो अब उसने एक बार एक्सेप्ट करने के बाद ये कंडीशन रखी है, तो यहाँ पर हम उसको नहीं मानेंगे कि वो एक कंडीशन है, ठीक है। बस लास्ट टॉपिक बचा है ये हमारा, नहीं 2 टॉपिक बस, ये 3-4 पेज है।